रोजगार शिक्षा के सवाल पे तो हम नहीं देखे किसी दलित नेता को भारत बंद कॉल देते हुए सड़क पे उतरते हुए। दलितों पे, आदिवासियों पे एट्रोसिटीज हो रही है, उस पे तो नहीं देखा कोई आंदोलन करते हुए। कहीं कांशीराम तो बहुत आंदोलन करते थे ना, निजीकरण के खिलाफ तो किसी नेता को बोलते देखे नहीं, जबकि बोलना तो दूर, वो निजीकरण के साथ में खड़े हैं। तो दलित समाज को तय करना है ना। आप दिल्ली में बैठ के नूपुर शर्मा बोल रही है कुछ भी, हाँ बिल्कुल, अनुराग ठाकुर कुछ भी बोल रहा है, धर्म संसद लग रहे हैं, हाँ, उसमें गांधी को गालियां दी जा रही है, हाँ, एक साध्वी गांधी को गोली मार रही है, हाँ। तो गोडसे वाले सरकार में है। राजनीति कभी वाइट नहीं होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है, उसमें ग्रे जोन भी होता है। एग्जैक्टली। और हर समय राजनीति में एक कहावत है कि छोटे शत्रु से दोस्ती कर लेना चाहिए। जब बड़ा शत्रु सामने खड़ा हो, ये तो बिल्कुल, तो छोटे शत्रु से मिल जाना चाहिए। अभी देश, संविधान, मुल्क संकट में है। अभी सीधा और सीधा लड़ाई जो है वो है एनडीए बनाम इंडिया। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, लेखक, चिंतक और अंबेडकर नामा के संपादक प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल सर है। सर नागपुर में आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और सर आपने दिल्ली को हिला के रख दिया है, ऐसा मानो कि देश को हिला के रख दिया है। जो आंदोलन ईवीएम पे हुआ है और एक बहुत बड़ा असर देश पे हुआ है, मेनस्ट्रीम मीडिया ने शायद उसे नहीं दिखाया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ है और देश की गली गली में, कोने कोने में चर्चा है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने का क्यों आप लोगों ने सोचा और इतने व्यापक स्तर पे उसको कैसे, क्या रिस्पॉन्स मिला? आवाम को ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ खेल हो रहा है, लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, और आपकी वोट की कीमत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम से ही लोग सरकार बना ले रहा है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा साहब ने जो लड़के आपको प्रजा से नागरिक बनाया था, सिटीजन, यस, प्रजा से नागरिक, और फिर आपको सिटीजन से प्रजा बनाया जा रहा है, सिटीजन टू सब्जेक्ट। बाबा साहब ने सब्जेक्ट टू सिटीजन किया, अब सिटीजन टू सब्जेक्ट पुनः। और खास तौर से मैं कह रहा हूँ, आरएसएस कभी संविधान मांगा नहीं, कभी नहीं माना। जो वो संविधान नहीं माना और उनकी सरकार है, बीजेपी उनका पॉलिटिकल बच्चा है, तो ऐसा सारा काम करेंगे जो संविधान के उलट हो। तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल। तो लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। लोग निजीकरण बहुत खुश रहते हैं, आरक्षण खत्म हो गया। तो हमने, हमारे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं कॉलेज में, तो हमने कहा तो सब उसमें ज्यादातर अपर कास्ट के लोग भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमने पूछा कि अगर ये सरकारी नौकरी रहता तो अभी 15,000 पे जो ड्यूटी कर रहे हो तो 60,000 मिलता ना। बिल्कुल सही बात है, और कई सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, मेडिकल मिलता, लीव मिलता, पीएफ कटता। यस। अब तो 15,000 में 12 घंटा काम करो, मजे लो, आरक्षण खत्म हो गया तो तेरे लिए भी तो खत्म हो गया। बिल्कुल। इसके बहुत बैड इम्प्लीकेशन जैसे 50% तो मान लो ओपन ही है वो, हाँ ओपन ही है, तो सब हो जाएगा तो उनका भी प्राइवेटाइज होगा ना, फिर यस, उनका भी होगा, दिक्कत उन्हें भी होगी। तो ये सिर्फ दलित की समस्या, ट्राइबल की समस्या थोड़ी है, पूरे देश की आवाम की समस्या है, देश की समस्या है। सही बात है। इसीलिए हम लोग ईवीएम का लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसके लिए देशव्यापी आंदोलन, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में आप समर्थन में नहीं है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं तो हम लोग का समर्थन कीजिए, बिल्कुल। और आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए, मैनिफेस्टो में डालिए, अपने लोगों को कहिए कि इसके खिलाफ आंदोलन करे, इसके खिलाफ मेमोरेंडम दे। और अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, यहाँ की खबर मैं तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, अमेरिका में भी लोग सुन लेता है। यस, बिल्कुल। ग्लोबल विलेज बन गया है देश, पूरा दुनिया। जी, अभी हमने ईवीएम पे बात की, आपने पूरी तरह से लोगों को कन्विंस भी किया कि ईवीएम से किस तरह से हमारे वोट को लूटा जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट सवाल देश में जो हो रहा है कि माइंडसेट बदलने की भी बात हो रही है, देश के लोगों का माइंड, क्योंकि धर्म को आंखों की गोली भी कहा गया है, और जिस तरह से धर्म का नशा छाया हुआ है पूरे देश में, और एक शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी, तो वो उन्होंने चमारों के खिलाफ कुछ कहा, मिले मरे मुलायम कांशीराम, इस तरह की भी बातें कही। क्यों इस तरह की हिम्मत आती है लोगों में कि हमारे नायकों के खिलाफ इस तरह की बातें होती है, या किसी जाति विशेष के खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही है? उसका कारण है ना कि उसका पार्टी सरकार में है, और उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। आप दिल्ली में बैठ के नूपुर शर्मा बोल रही है कुछ भी, हाँ बिल्कुल, अनुराग ठाकुर कुछ भी बोल रहा है, धर्म संसद लग रहे हैं, उसमें गांधी को गालियां दी जा रही है, एक साध्वी गांधी को गोली मार रही है, तो गोडसे वाले सरकार में है, तो उनसे ये अपेक्षा करना
जो गोडसे के समर्थक अगर सरकार चला रहे हो, उनसे ये अपेक्षा करना कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो उसी तरीके से जैसे कबूतर रेत में अपनी आंख छुपा ले और सोचे बिल्ली नहीं खाएगी। अच्छा। मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या होना है। यस। आपने बाबा का नाम लिया कि जो वो राम को नहीं जपता वो चमार है, तो चमार कम्युनिटी नहीं बोल रहे हैं वो, पहले समझने की कोशिश कीजिए। इट इज अ वेल प्लान्ड थॉट। राइट, वेल प्लान्ड थॉट, एग्जैक्टली। वो चमार का मतलब जाति से नहीं समझिए आप। ये इलेक्शन के पहले पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे समझिए। यस। अब आइए, मैंने पहले कहा था वन नेशन वन इलेक्शन, तो बाबा कह रहे हैं कि राम को जो नहीं जपता वो चमार है। तो सबसे पहले, और मैं अपने संदर्भ से भी जोड़ूंगा अभी, तो सबसे पहले 33 करोड़ देवता कौन बोला? हम तो नहीं बोले, नहीं, वही बोल रहे हैं। हाँ। तो उसमें से 32 करोड़ 99 लाख 99,999 देवता कौन है? हैं? भाई यहाँ पे कृष्ण को मानने वाले हैं। हाँ। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हिंदू धर्म में तो शिव को मानते हैं, हाँ। कृष्ण को मानते हैं, काली को मानते हैं, बहुत ज्यादा है। तो उनके बारे में बाबा क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं? यस। उनके बारे में क्या, उनका अपमान नहीं है? बिल्कुल। उनकी भावना आहत नहीं हुई? हाँ। कि जो राम को नहीं, बताओ, राम को नहीं भज के अगर कृष्ण को भज रहा है, मान लीजिए, या काली को पूज रहा है, या शिव को पूज रहा है, तो उसके बारे में बाबा क्या बोलेंगे? उनकी भावना आहत नहीं हुई, लेकिन मीडिया इस पे खामोश है, प्रशासन खामोश है। बिल्कुल। हमने कोई स्टेटमेंट दिया 2022 में, और चाहे वो सरकाज़्म हो, चाहे हिंदू धर्म में ही पूरे अपने आप में ही गाली गलौज मजाक मारपीट सब है, बहुत है। धर्मशास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, सब कुछ दिख जाएगा। तो 7 दिनों तक ये भोंपू मीडिया हल्ला करती रही, पूरे बड़े बड़े चैनल पे 1-1 घंटे के डिबेट चल रहा था, रतनलाल को गिरफ्तार करो, रतनलाल ने भावना आहत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कर रहा था। अब कहाँ है? सिर्फ राम का नाम लेके बाकी देवी देवता के बारे में क्या विचार है? तो अब उनकी भावना ना आहत नहीं हो, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये है कि वो बाबा टेस्ट कर रहा है। हाँ। तो इसमें तो सारे जो बहुजन कहते हैं, हाँ। सबको अपना डीपी लगा लेना चाहिए, मैं भी चमार। बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ। वो चमार सिर्फ जातू को नहीं कर रहा है, वो महार को भी कर रहा है, मांग को भी कर रहा है, वो यादव को भी कर रहा है, बैकवर्ड को भी कर रहा है, सबको कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। हाँ। कि भाई जो नहीं मानता, जो कह, अब लोग ये भी समझते हैं, बहुजन नारा देते हैं, लेकिन कहते हैं मैं चमार नहीं हूं, मैं चमार नहीं हूं। अरे पागल, वो चमार जाति को थोड़ी कर रहा है, वो तो पूरे जमात को टेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो सारे लोग पहले बैकवर्ड लोग लगा लेता, मैं भी चमार, मैं भी चमार, डीपी 5 करोड़ डीपी लग जाता, अपने आप पता लग जाता बहुजन यूनिटी कितनी है। सही बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है ना? वो जाति को नहीं कर रहा है। यस। सबसे पहले बाबा से हम भी पूछना चाहेंगे, अगर जाति के संदर्भ में बोल रहे हैं तो पहले बताइए ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? चर्मण शब्द का इस्तेमाल है कि नहीं? अगर है तो किस संदर्भ में है? इसकी व्याख्या करें। दूसरा, बाबा का जन्म अगर अस्पताल में हुआ हो तो कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने डेट ऑफ बर्थ पढ़ा, 1950 के जन्मे हैं वो। तो अगर अस्पताल में नहीं हुआ तब उनके माँ के पेट से उनको निकाला कौन? राइट, दाई निकाली होगी। दाई कौन होती? हमारी कम्युनिटी से होती है। अरे महार चमार यही लोग ना दाई होते हैं, और कौन होता है? और कौन होता है? वही होते हैं। उसको एक जेनरिक टर्म चमाइन नाम दे दिया गया है, लेकिन वही होते हैं, हमारे दलित समुदाय के ही लोग होते हैं। यस यस। वही पेट से निकालते हैं ना, वही निकालते हैं। तो उस समय छूत नहीं लगता है। हाँ। बिल्कुल सही, सटीक सवाल आपने किया है। दूसरी बात है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो पैदा हुए तो माँ को दूध हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और कई बार ये भी देखने में आता है कि जो बच्चा पैदा करती है, निकालती है, अगर माँ को दूध नहीं हो रहा है तो वही पहला फीड कराती देती है। बिल्कुल। ये बाबा को पता करना चाहिए, पूछना चाहिए सवाल। यस। हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। अब आइए एक तीसरे एस्पेक्ट पे ले चलता हूँ। मैं इतिहास का छात्र हूँ, कुरेद के अंदर सवाल करूंगा, भले आपकी भावना आहत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो ठेका हमने नहीं लिया है। वो ठेका हमने नहीं लिया। पहले ये बताओ कि चमारों से इतनी चूती क्यों है? बात समझ रहे हैं? बिल्कुल।
महार, चमार, मांग ये सब एक ही जेनेरिक एक प्रोफेशन के लोग हैं। Exactly. जानबूझ के सब बांटे हुए हैं, सब यादव अहिर दूध का काम कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। यस। तो चमार शब्द से इतनी चुभती क्यों है पहले? ये कभी सोचा है आपने? नहीं। देखिए, महार एक रीजन में ज्यादा है नहीं, महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में थोड़ा मिलेगा, मिल जाएगा, या मध्य प्रदेश के थोड़ा सा एरिया में मिलेगा, लेकिन चमार अखिल भारतीय लेवल पे, अखिल भारतीय लेवल पे, यस, है ना? हाँ, अखिल भारतीय लेवल पे, यस, दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा। और संख्या मुझे लगता है ज्यादा है, दलितों ज्यादा है, ये सबसे टॉप। बाकी रीजन्स में अलग अलग जातियां हैं, हाँ, छोटी छोटी है, अलग अलग। किसी रीजन में पासवान ज्यादा होगा, किसी रीजन में कोई और ज्यादा होगा, लेकिन चमार नेशनल लेवल पे है ना पूरा, नेशनल लेवल, और दार्शनिक रूप से और पॉलिटिकली भी इनको सबसे ज्यादा चुनौती इसी समुदाय से मिली। बिल्कुल सही बात है। रविदास को कंधा पे बैठा के घूमे तो भूले नहीं है। समझ रहे हैं? और अभी के संदर्भ में देखें तो इस समुदाय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मैनेज कर लेते हो, वो अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन एज ए कम्युनिटी कॉन्शसनेस के लेवल पे जाएंगे, कम्युनिटी कॉन्शसनेस के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी। एग्जैक्टली। तो कम्युनिटी कॉन्शसनेस में तो ये तो सबसे ज्यादा आरएसएस बीजेपी के विरोध में है। ये लेंगे ना, ओवरऑल एक सैटेलाइट व्यू लेंगे तो एग्जैक्टली, क्योंकि संख्या भी ज्यादा है, प्रेजेंस है, तो इसीलिए चुभती है। अब इसकी व्याख्या भी स्पष्ट हो गई, यस, कि चमारों से चुभती क्यों है। यस। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर चमार को इसको बोले, अगर ये बोले एक महार बोले, तो हम सब पहले डीपी लगा दें कि मैं भी महार। यस। कोई मांग बोले तो सब लोग डीपी लगाओ मैं भी मांग। कोई ढोर बोले तो बोला मैं भी ढोर। तब इनको हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ये तो अभी हमारे समाज में उतनी अब जागरूकता नहीं है। यस। कि वो समझ रहा है कि सिर्फ एक ही उसको गाली दे कम्युनिटी को दिया, अरे सबको गाली दे रहा है, सबको दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हर बहुजन की हर जाति को दे रहा है। समझ रहे? तो इसलिए एज ए एक्टिविस्ट, एज एकेडमिशियन हमारा काम है। देखिए, मेरा जन्म एक जाति में हुआ होगा, मानू चाहे नहीं मानू है, लेकिन लोग मानेंगे किस जाति के हैं, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली अपने आप को डिकास्ट कर चुका हूँ। हाँ, यस, ये बात सही है। लेकिन तभी लोग मानेंगे मेरी एक जाति है। वो तो है। तो इन संदर्भों को समझना। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा पूरा, मान लीजिए पॉलिटिकल आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो अठावले साहब का भी होगा। हाँ, सबका होगा, सबका होगा। चिराग का भी होगा। हाँ, बिल्कुल। बसपा का भी होगा। यस। नौकरियों से आरक्षण खत्म हो रही तो सिर्फ चमारों का खत्म हो रहा है? नहीं, सभी का हो रहा है, सभी का हो रहा है, ओबीसी का भी हो रहा है, ओबीसी का भी हो रहा है, ट्राइबल का भी हो रहा है। तो राज सत्ता और बाबाओं का की जो लीला है, पेंच समझिए, राइट, उस लीला को पर्दाफाश करना हमारा काम है। यस। इसलिए अब कोई भी ऐसा बोले, कभी बोले कि अहिर पे अगर कुछ बोल दे कोई, तो सब लोग लिखो मैं भी अहिर, मैं भी अहिर। पासवान पे कोई बोल दो तो बोलो मैं भी पासवान। यस, यस, यस। भंगी को कोई अपमानित करे बोले मैं भी भंगी। यस। बाबा साहब बोले थे ना कि हम एक पुणे के हॉस्टल में झगड़ा हो गया था उस समय बच्चों में, कि मैं उसके हाथ का बना नहीं खाऊंगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे हिंदू व्यवस्था में सबसे नीचे भंगी को माना गया, मैं भंगी को कुक बनाता हूँ, सब लोग खाओ उसके हाथ। यस। तो अगर भंगी को समुदाय को कोई बोले तो उसमें सब लगाओ डीपी कि मैं भी भंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमारी बहुजन एकता प्रदर्शित होगी, सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन में नहीं होगी, बिल्कुल सोशल भी होना चाहिए। सोशल जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। अब यहाँ महाराष्ट्र में हम आए हैं तो यहाँ पे महार, चमार, मांग का लड़ाई बहुत पुराना है, चांबर, ये सब पुराना है। अब यही सब लड़ते रहोगे कि बड़ा शत्रु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, बड़े शत्रु की तरफ देखना चाहिए हमने। बड़े शत्रु की तरफ देखो ना, आपस में जो आपका सब लूट रहा है, वोट लूट रहा है, आपका पैसा लूट रहा है, आपका मान सम्मान सब लूट रहा है, शिक्षा लूट रहा है, रोजगार लूट रहा है, और 5 किलो राशन दे रहा है। हाँ, 5 किलो राशन दे रहा है। 5 किलो राशन पर विश्व गुरु बनेंगे। यस, 80 करोड़ जनता है। चलिए, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा हुई दोनों विषय पे हमारी। एक अंतिम सवाल में, क्योंकि जिस तरह से एक देश की तस्वीर बन रही है, जिस तरह से हमने चर्चा की कि धर्म का एक आवरण है, तो एक गठबंधन बन रहा है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लगभग 37% वोट लेके बीजेपी
और उसके सहयोगी दल जीतते हैं। लेकिन 14 में तो 32% ही था। 32% था, 19 में शायद 37 था। हाँ, नहीं वो तो ईवीएम का मसला है ही, ईवीएम का मसला है ही, लेकिन फिर भी यूनिटी की, जैसे कि आपने बात कही कि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होनी चाहिए, सोशल यूनिटी होनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो एक गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, तो उसमें जो हमारे दल हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे वंचित बहुजन आघाड़ी हो, तो इनका क्या रोल होना चाहिए? क्या वो इसमें होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और देश की तस्वीर कैसे बननी चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि जो अभी मुल्क संकट के दौर से गुजर रहा है, हाँ, और आप ऐसे देखिए आरजेडी का या बीएसपी का जो उभार था एंटी कांग्रेसिज्म मूवमेंट पे ही था ना, बिल्कुल उसी पे था। लोक दल का सबका, हाँ, या वामपंथियों की लड़ाई तो सीधा जो है ना कांग्रेस से ही रही है। सारे बाबा साहब की लड़ाई सीधा कांग्रेस से ही रही। तब जनसंघ आरएसएस इतने प्रभावी नहीं थे ना, तो सीधा कांग्रेस थी उस कांग्रेस समय। लेकिन उसी कांग्रेस में उनको राज्यसभा में लाया गया, उसी कांग्रेस में वो ज्वाइन किए जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, मिनिस्टर भी बने। हाँ, क्यों बने? बाबा साहब ने जितनी लड़ाई कांग्रेस के साथ लड़ी, भारत के इतिहास में किसी ने नहीं लड़ी है। यस, लिख कर भी और राजनीति करके भी, ठीक, बिल्कुल, उतना कोई, लेकिन तब भी वो कांग्रेस के साथ गए। हाँ, ठीक, क्योंकि एक भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन बनाना था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उन्होंने जितने रिकमेंडेशन दिए उनको अमूमन संविधान सभा ने माना, बिल्कुल माना है। ठीक है। बाबा साहब को लगा था कि वो संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी, और जवाहरलाल नेहरू को दिया था। हाँ, आप उसको गौर से पढ़ेंगे और जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज और इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके पूरे पॉलिसीज पर स्टेट एंड माइनॉरिटी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। उसमें से आइडिया लेके काम हुआ, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा करना, डैम्स बनने, ये तो तमाम। तो बाबा साहब का आइडिया सब था। कांग्रेस के साथ गए ना। राजनीति कभी वाइप नहीं होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है, उसमें ग्रे जोन भी होता है। एग्जैक्टली, यस, ठीक है। और हर समय राजनीति में एक कहावत है कि छोटे शत्रु से दोस्ती कर लेना चाहिए। जब बड़ा शत्रु सामने खड़ा हो, ये तो बिल्कुल, तो छोटे शत्रु से मिल जाना चाहिए। अभी देश, संविधान, मुल्क संकट में है। अभी सीधा लड़ाई जो है वो है एनडीए बनाम इंडिया। कोई ऑप्शन नहीं, तीसरे ऑप्शन की कोई मोर्चा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरे ऑप्शन का मतलब नहीं। तो जो लोग इससे अलग लड़ना चाह रहे होंगे और प्रधानमंत्री बनना भी चाह रहे होंगे, तो वो तो आश्वस्त होंगे ना कि 272 सीट वही जीतेंगे या मान लो 50 सीट जीतेंगे। अरे कुछ तो होगा, कैलकुलेशन कुछ तो होना चाहिए, और पास भी देखना चाहिए कि अपने पास में हमने कितने। भाई पार्टी का नाम आप लिए, मैं नहीं जानता, हम खाली एक सिंपल सवाल हम पूछते हैं कि उनका कोई कैलकुलेशन होगा कि हम 50 सीट जीतेंगे या 40 जीतेंगे या 75 जीतेंगे। अगर उस कैलकुलेशन पे अगर सही है तो उनको जरूर लड़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो इसका मतलब है आप गाहे बेगाहे है ना, पीछे बैकडोर एंट्री से आरएसएस बीजेपी को मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। और इलेक्शन के जब रिजल्ट आएगा इसका एनालिसिस उस समय मैं कर दूंगा। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। यस। अगर आप प्रधानमंत्री या चाहे मुख्यमंत्री चाहे महाराष्ट्र में बनना हो तो आपका कैलकुलेशन होगा ना कि हम इतनी सीट जीतेंगे, और नहीं तो ये भी है कि आप एक सीट वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। हाँ वो तो है। मधु कोड़ा या सीएम बना था ना झारखंड में, बिल्कुल बना था। तो हो सकता है एक सीट भी लाके प्रधानमंत्री बन जाए। और सब लोग जाके आरती उरती लेके चरण पूछ के लाए कि आइए प्रधानमंत्री बनिए। रोजगार शिक्षा का सवाल पे तो हम नहीं देखे किसी दलित नेता को भारत बंद कॉल देते हुए सड़क पे उतरते हुए। दलितों पे, आदिवासियों पे एट्रोसिटीज हो रही है, उस पे तो नहीं देखा कोई आंदोलन करते हुए। आंदोलन तो बिल्कुल बंद है ना। कहीं काशी राम तो बहुत आंदोलन करते थे ना। यस, उनका जन्म ही आंदोलन से हुआ। निजीकरण के खिलाफ तो किसी नेता को बोलते देखे नहीं, जबकि बोलना तो दूर, वो निजीकरण के साथ में खड़े हैं। यस। तो दलित समाज को तय करना है ना। यस। कि जो मिडिल क्लास 40-50 साल में बना है, यस, वो तो धीरे धीरे आरएसएस बीजेपी खत्म कर रही है। बोलिए आपका भाई अमन साहब का कोट ठीक नहीं लगा, क्यों कोट पहने, इनको लगाओ धोती पहनाओ। यस, यही उसके जहन में है ना। मध्ययुगीन लेके जाओ, वापस लेके जाओ। इस पे तो नेताओं की आवाज नहीं निकल रही। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लोग तो जो सवाल उठाते हैं, मान लो कि हम लोग लीडर से मिलते हैं, राहुल गांधी से ही मिले, हमको मौका मिलेगा प्रकाश जी से मिलने का, उनसे भी मिलूंगा, बहन जी से मौका मिलेगा, हम तो अपना पॉइंट्स लिख के लेके जाते हैं।
एजेंडा लिख के देते हैं। हाँ, और इस लोकसभा चुनाव में अगर मिला है मैं अभी तो सिर्फ एक ही एजेंडा दूंगा, एक। ओके। हाँ, कि जितने SC ST OBC के बच्चे विदेश में जिनको एडमिशन मिलेगा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में, राइट, तो सबको हम फेलोशिप देंगे, ये घोषणा पत्र में डालिए। ओके। हम 50 मांग लेके नहीं जाते, हम एक मांग लेके, एक ही मांग है। जितने भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट सब बात कही कि जितने नो भी, बैरियर, नो बैरियर। हाँ, 2000 बच्चे भी हो तो कितना खर्चा आएगा? ज्यादा खर्चा नहीं आता है, सरकार के बजट के अनुरूप। और बहुत दूसरा बात है। हाँ, राहुल गांधी अभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं ना, पिछले साल भी कर चुके हैं। तो चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में वर्ल्ड क्लास का 4 यूनिवर्सिटी कम से कम खोलेंगे। इतनी ही डिमांड लेके जाऊंगा मैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। बाकी और लोग हैं, बाकी हंगामा करेंगे, मेरे तरफ से एक डिमांड है। राइट। और मेरी मुलाकात आज न कल होगी तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। नहीं, बिल्कुल, जो भी है सोसाइटी के लिए, देश के लिए। यस, कि आप ये इंश्योर करें। 10% चूंकि अब सुदामा रिजर्वेशन भी है, 10% उनको भी दे दीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे जो है जितने विदेश में क्वालिफाई करेंगे, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, जहाँ भी, लंदन, ठीक है, जितने दुनिया के किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, या तो आप दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी का लिस्ट बना लो कि इसमें जिस जिसको मिलेगा हम सबको देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो भी SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे जो एडमिशन लेंगे सबको हम फुल फेलोशिप देंगे। नो इनकम बार, नथिंग डूइंग, नथिंग। यस यस, ठीक रहेगा जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। अब पता नहीं हमारे समाज के लोगों को ये बात कितनी समझ में आएगी, मैं नहीं जानता। शिक्षा से ही हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि बड़ौदा महाराज अगर अम्बेडकर को फेलोशिप नहीं दिए होते, हाँ बिल्कुल, और वो कोलंबिया में नहीं पढ़े होते और लंदन में नहीं पढ़े होते, तो हो सकता है बॉम्बे में सूबेदार बने रहते। बिल्कुल। शुक्रिया अमन साहब, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रतनलाल साहब कि आप हमारे बीच में आए और EVM के मुद्दे पे हो या रामभद्राचार्य के मुद्दे पे हो या इंडिया गठबंधन के संदर्भ में हो, आपने बेबाकी से अपनी बातें रखी और झकझोर करके रख दिया। मुझे लगता है कि जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनके दिमाग के ताले जरूर खुलेंगे। धन्यवाद सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।